नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश कुमार। दोस्तों, एसपी साहब अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी उसे रोड पर 4-5 पुलिस वाले दिखाई देते हैं और उन पुलिस वालों ने उनको दोस्तों रोकने का इशारा देते हैं। तब दोस्तों ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है और गाड़ी को साइड में लगाकर कहता है। तब दोस्तों पुलिस वाले से पूछता है कि हाँ जी साहब बताओ। तब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम अपनी कागजात को चेक कराओ। तब दोस्तों जो ड्राइवर होता है उनको कागजात निकाल के दे देता है और वो दोस्तों पुलिस वाले कागजात को आखिरकार चेक करने लगते हैं बड़े ढंग तरीके से। दोस्तों कागजात चेक करने के बाद वो गाड़ी में कमियां निकालने लग जाते हैं और ड्राइवर को रूल बताने लग जाते हैं और ड्राइवर को वह कहते हैं कि पुलिसकर्मी कि तुम्हारा 1000 का चालान कटेगा। अगर तुम्हें आगे जाना है, यहां से पास होना है तो तुम्हारा 1000 का चालान बनेगा, चालान भर दो। तो दोस्तों जैसे यह बात बैठे एसपी साहब ने सुनी तो वो गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और उन पुलिस वालों से कहते हैं कि हमें आखिरकार ये बताओ तुम्हें किसने यह अधिकार दिया है यह चालान काटने का। जैसे दोस्तों उस पुलिस वाले ने यह सुना उसको बहुत ज्यादा दोस्तों गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गया। तब दोस्तों एसपी साहब से कहता है कि चुपचाप अंदर जाकर के बैठ जाओ, अगर हमसे उलझोगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। तब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि कितना महंगा पड़ेगा आज मैं भी देखूंगा कि तुम लोग क्या कर लोगे हमारा। तब दोस्तों पुलिस वाले अपने साथियों को बुलाता है और कहता है कि यह मेरे साथ बहस कर रहा है यह गाड़ी वाला। तब दोस्तों बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि इसको पकड़कर थाने ले चलते हैं, 4 से 5 डंडे पड़ेंगे तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, होश में आ जाएगा। तो दोस्तों क्या थी पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी बिहार के पटना जिले के एक गांव में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। दोस्तों उसके घर में उसके माता पिता थे और एक छोटा भाई था। और दोस्तों राजेश का पिता ऑटो ड्राइवर था और वो दोस्तों ऑटो चलाया करता था। दोस्तों राजेश पढ़ने लिखने में तो बहुत ज्यादा होशियार था और उसने दोस्तों अपनी घर की स्थिति देखी, इसलिए वो चाहता था कि वो पढ़ लिख करके आगे जा करके सरकारी नौकरी लग जाए ताकि दोस्तों वह अपने पिता को सहारा दे सके। यही सोचकर दोस्तों वह पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था। इसी तरह दोस्तों राजेश ग्रेजुएशन आखिरकार कर ही लेता है। अब दोस्तों जैसे ही उसने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली तो वह सोचता है कि यूपीएससी की तैयारी करेगा। अब दोस्तों वह बड़ा अधिकारी बन गया था। तब दोस्तों वह घर पर 2 साल लगातार यूपीएससी की तैयारी आखिरकार करता है और एग्जाम देता है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में वह पास नहीं हो पाता है, आखिरकार वह फेल हो गया था। जब दोस्तों उसको पता चला कि यूपीएससी की क्लियर करने के लिए, उसको पास करने के लिए इसकी कोचिंग करनी पड़ती है और कोचिंग में सब कुछ सिखाया जाता है, तब दोस्तों अपने पिता से यह बात नहीं कहता है क्योंकि वह कोचिंग में बहुत ही ज्यादा दोस्तों पैसे खर्च होते हैं। इसलिए दोस्तों वह डरता था, घबराता था। उसके पिता तो ऑटो चलाते थे, उनके पास इतने पैसे कहां से आए। तब दोस्तों वो घर में गुमसुम सा रहने लगता था और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। तब दोस्तों उसके पिता एक दिन उससे पूछते हैं बड़े प्यार से कि बेटा क्या बात है, आखिर हमें बताओ। अगर तुम फेल हो गए हो तो कोई बात नहीं है, तुम दोबारा फिर से तैयारी कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है, तुम पास हो जाओगे। तब दोस्तों राजेश अपने पिता से कहता है कि पिताजी यूपीएससी क्लियर करने के लिए ऐसे नहीं होती है, इसके लिए कोचिंग करनी पड़ती है। तब दोस्तों उसका पिता पूछता है कि कोचिंग कहां से करनी होगी बेटा। तब दोस्तों राजेश अपने पिता को बताता है कि किसी बड़े शहर में जाकर के कोचिंग करनी पड़ेगी पिताजी, और कोचिंग के बहुत ज्यादा पैसे लग सकते हैं। तब दोस्तों राजेश के जो पिता कहता है कि बेटा पैसों की तू बिल्कुल फिक्र ना कर और मैं अरेंज कर दूंगा, तू बस पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दे, फोकस दे। दोस्तों राजेश तो यही चाहता था कि इसलिए वह ये बड़े शहर में कोचिंग करने के लिए दोस्तों आखिरकार वह चला जाता है और वहां पर देर रात दोस्तों मेहनत किया करता है और पढ़ाई पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा फोकस करता है, ध्यान देता है। ऐसे ही दोस्तों उसकी मेहनत करने और प्री एग्जाम पास कर लिया था और वो दोस्तों मेन एग्जाम भी तैयारी कर रहा था। इसी तरह दोस्तों वह मेन एग्जाम भी क्लियर आखिरकार
आखिरकार कर ही लेता है। अब दोस्तों इसका इंटरव्यू रह गया था सिर्फ। अब दोस्तों उसने अपने सारा ध्यान इंटरव्यू में लगा दिया, अपना सारा फोकस, और उसकी भी दोस्तों बहुत जोर शोर से तैयारी करता है और इसी तरह दोस्तों वह इंटरव्यू भी आखिरकार क्लियर कर लेता है। अब दोस्तों वह फाइनल आईपीएस अधिकारी आखिरकार बन ही जाता है। दोस्तों वह जैसे ही हुआ आईपीएस अधिकारी बनना था तब दोस्तों अपने पिताजी से कॉल करता है और उसे खुशखबरी सुनाता है और कहता है कि राजेश, यह बात सुनकर दोस्तों उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने आस पड़ोस में दोस्तों लड्डू बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और अपने गांव के सभी लोगों को दोस्तों बताते हैं। ऐसे ही राजेश की दोस्तों ट्रेनिंग पर आखिरकार चला जाता है और उसको दोस्तों जो ट्रेनिंग में सैलरी मिलती थी वो अपने घर पर आखिरकार भेज दिया करता था और अपने दोस्तों पिताजी को कह दिया था कि ऑटो चलाना आप बंद कर दीजिए पिताजी। उसके दोस्तों पिताजी ने अभी ऑटो चलाना बंद कर दिया था। इसी तरह दोस्तों राजेश अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है धीरे धीरे और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दोस्तों उसे एसपी की पोस्ट आखिरकार मिलती है। तब दोस्तों उसकी एक जगह पर आखिरकार पोस्टिंग होती है और वो बड़ी दोस्तों ईमानदारी और मेहनत और लगन से अपनी ड्यूटी करता है। ऐसे ही दोस्तों वह अपनी ड्यूटी कर रहा था तब उसका ट्रांसफर दोस्तों आखिरकार हो जाता है। तब वो दोस्तों दूसरे जिले में जाता है और इसी तरह दोस्तों राजेश वहां पर अपनी ड्यूटी करने लगता है। तब वहां से उसका ट्रांसफर अपने जिले में हो जाता है जहां पर उसका घर था। तब दोस्तों वह राजेश अपने जिले में बड़ी मेहनत और लगन से ड्यूटी करने लगता है। जैसे ही दोस्तों राजेश की एक दिन की मीटिंग होती है कि जो मीटिंग रखी गई थी दोस्तों वो उसके घर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर थी। इसलिए दोस्तों राजेश अपने ड्राइवर को साथ लेकर उस मीटिंग में पहुंच जाता है और मीटिंग में अटेंड करता है, ज्वाइन करता है। तो दोस्तों वहां से अपने ड्राइवर को भेज देता है और उसको बोल देता है कि जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें फोन कर दूंगा और तुम तुरंत चले आना। क्योंकि दोस्तों राजेश चाहता था कि 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर वह पैदल ही जाएगा, क्योंकि जब दोस्तों वह कॉलेज जाता था तो इसी रोड से वह जाता और आता था। राजेश अपने दोस्तों पुरानी यादें को ताजा करना चाहता था, इसलिए दोस्तों उसने सोचा कि वह पैदल चल करके ही घर जाएगा और मीटिंग खत्म होने के बाद वो पैदल अपने घर की तरफ चलने लगता है। तो लगभग दोस्तों 2 से 3 किलोमीटर चलता है तो उसकी सांस फूलने लगती है। तब दोस्तों वह सोचता है कि अब पुराने दिन कहां रहे। इसे दोस्तों वह अपने जेब से फोन निकालता है और अपने ड्राइवर को दोस्तों फोन करने लगता है। तभी दोस्तों उसके पास एक गाड़ी आकर आखिरकार रुकती है तो उसका ड्राइवर बोलता है कि साहब आपको कहां जाना है, मैं आपको बिल्कुल छोड़ दूंगा। तब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि मुझे 4 किलोमीटर आगे जाना था। तब दोस्तों उसके गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब एसपी साहब सोच रहे थे कि गाड़ी तो प्राइवेट है, ये कोई टैक्सी भी नहीं है, फिर इसने मुझसे कैसे चढ़ा लिया। तब दोस्तों उस गाड़ी का जो ड्राइवर कहता है, बड़े प्यार से कहता है कि साहब वहां तक जाने के लिए 25 रुपए लगेंगे। तो दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि यह गाड़ी तो प्राइवेट है, ये टैक्सी नंबर भी नहीं है यहाँ का, यह तो गलत है ना, तुम प्राइवेट गाड़ी पर सवारियां ढोते हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। दोस्तों ड्राइवर बड़े प्यार से कहता है कि साहब यह गाड़ी प्राइवेट ही है, यह मेरे मालिक की गाड़ी है, अब मैं मेरे मालिक को छोड़ के मैं आ रहा हूं, इसलिए रास्ते में जो भी सवारी हमें मिल जाती है मैं उसको बिठा लेता हूं, इसलिए मेरा कोई चाय पानी का खर्चा आखिरकार निकल जाता है, मेरे भी बच्चे भी हैं। तब दोस्तों एसपी साहब मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहने लगते हैं कि चलो अच्छी बात है, तुम तेल चोरी तो नहीं करते हो, टायर वगैरह तो नहीं बेचते हो, मेहनत से कमाते हो। इतने में दोस्तों आगे रोड पर 3 से 4 पुलिस वाले खड़े होते हैं। तब दोस्तों वो उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी साइड में लगाकर आखिरकार रोक देता है। दोस्तों वो पुलिस वाले से कहता है कि हाँ साहब। तब दोस्तों उसके कागजात मांगते हैं सारे और कागजात चेक करने के बाद दोस्तों उसमें से कमियां निकालते हैं, खूबियां निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा 1000 का कम से कम चालान तो कटेगा ही। तब दोस्तों ड्राइवर हाथ जोड़कर कहने लगता है कि साहब ये मेरी गाड़ी नहीं है, इसमें लिखा भी है यह मेरे मालिक की गाड़ी है, मेरे मालिक मुझे तब दोस्त डांटेंगे
तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि मुझे 500 दे जाओ, तुम्हें चालान भरने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी, तुम्हारा 500 बच जाएगा, इसलिए 500 दे जाओ दोस्तों, यहां से चले जाओ। तब दोस्तों एसपी साहब बाहर आकर कहते हैं कि तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया, मुझे पहले ये बताओ, तुम किस थाने से हो। तब दोस्तों पुलिस वाला गुस्से में एसपी साहब को देखने लगता है और कहता है कि तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले, ये पूछने वाले, चुपचाप अंदर जाकर बैठ जाओ, हमसे उलझोगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। तब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि कितना महंगा पड़ेगा आज मैं भी देखना चाहता हूं। तब दोस्तों अब बाकी पुलिस वाले को भी वह पुलिस बुला लेता है और कहता है कि ये मुझसे बहस कर रहा है, बकवास कर रहा है। बाकी पुलिस वाले दोस्तों आकर के एसपी साहब को धमकाते लगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अगर थाने में ले जाकर के 4 से 5 डंडे मारेंगे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, होश में आ जाओगे। तब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि चलो थाने हमें ले चलो, मैं भी देखता हूं क्या करते हो आप लोग। तब दोस्तों एसपी साहब और ड्राइवर गाड़ी को थाने ले जाते हैं। अब थाने में दोस्तों थानेदार नहीं था, इसलिए उनके दोस्तों एक बेंच पर बैठने के लिए कहा जाता है एसपी साहब और ड्राइवर को। तब दोस्तों ड्राइवर और एसपी साहब बेंच में बैठ जाते हैं। अब दोस्तों थानेदार का इंतजार करने लगते हैं और थोड़ी देर में आखिरकार दोस्तों देर बाद थानेदार आ ही जाता है और वो उनसे दोस्तों पूछता है कि ये कौन है और ये क्या क्यों बैठे हुए हैं। तब पुलिस वाले दोस्तों बताते हैं कि साहब ये हमसे बहस कर रहे थे और यह सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। तब दोस्तों थानेदार आकर के उनको धमकाने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं तुम किन से पंगा ले रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तब दोस्तों जो डीएम साहब कहते हैं कि आखिर हमने किया क्या है। तब दोस्तों थानेदार कहता है कि यह तो बाद में पता चलेगा कि तुमने किया क्या है, इसका अंजाम क्या होगा, तुम पर मैं ऐसा केस डालूंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। तब दोस्तों एसपी साहब जेब से आखिरकार फोन निकालते हैं और यहाँ के दोस्तों डीएम साहब को फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि सारी कहानी कि मैं इस थाने में बैठा हूं, जल्दी यहाँ पहुंचो तुरंत। फिर दोस्तों डीएम साहब जल्दी से उस थाने में पहुंचते हैं और जाकर के एसपी साहब से मिलते हैं। और दोस्तों अब जैसे ही डीएम साहब उन थाने में दोस्तों आए थे तो सारे दोस्तों पुलिस वाले सतर्क रह गए, एकदम हकाबक रह गए। अब डीएम साहब एकदम से दोस्तों इस थाने में क्यों आ गए हैं। तब दोस्तों वो पुलिस वालों को बताते हैं कि जिसको तुमने पकड़ा है वह साधारण आदमी नहीं है, यहाँ के एसपी हैं। तब दोस्तों उन पुलिस वालों के होश उड़ गए, पैरों के तले जमीन खिसक गई। दोस्तों उनके चेहरे का रंग उठ जाता है और उनको पता चल गया था कि अब तो उनकी नौकरी जाना पक्की है। और दोस्तों वो कांपने लग जाते हैं और कांपते कांपते एसपी साहब के पैरों में दोस्तों गिर जाते हैं और कसमें खाने लगते हैं और साहब आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें आप माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें अपनी बीबी बच्चों की कसम, आइंदा से हम कभी भी किसी से रिश्वत नहीं लेंगे। और दोनों हाथ जोड़कर दोस्तों माफी मांग रहे थे और गिड़गिड़ा गिड़ा के रो रहे थे। ऐसे ही दोस्तों थानेदार भी हाथ जोड़ करके खड़ा था और वो भी दोस्तों माफी मांग रहा था। तब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि तुमने गलती किया हुआ है, बहुत बड़ी गलती किया हो, मैं गलत करने वालों को कभी नहीं छोड़ता हूं। तब दोस्तों डीएम साहब कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। तब एसपी साहब उन सबको दोस्तों सस्पेंड कर देते हैं और उन पर दोस्तों एफआईआर दर्ज की जाती है और साथ दोस्तों उनकी प्रॉपर्टी की जांच भी की जाती है। और इन्होंने दोस्तों आज तक की रिश्वत से कितना पैसा कमाया, कितना नहीं कमाया, इसी तरह दोस्तों एसपी साहब अपने ड्राइवर को फोन करते हैं और उसकी गाड़ी दोस्तों वहां का आखिरकार आ जाती है। तब वो घर जाकर के अपने पिता को ये सारी बातें दोस्तों सारी दास्तान बताते हैं और सारी बात सुनने के बाद उसके पिताजी दोस्तों उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी और लगन से काम करते रहना, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। तो दोस्तों सभी पुलिस वालों को वाले बेईमान नहीं होते हैं, आज बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी हैं दोस्तों जो ईमानदारी से काम करते हैं, जिनकी वजह से अपना देश दोस्तों तरक्की कर रहा है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने विचार को जरूर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।